साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर में उद्योग अकादमी संवाद कार्यक्रम संवाद को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उद्योग, शिक्षा जगत और समाज के बीच सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी दुनिया को एक समाज के रूप में देखना चाहिए। सीएम योगी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 17वीं शताब्दी में भारत अग्रणी शक्ति था और उस समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 25% तक था। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने व्यापक बदलाव देखा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। क्या कुछ कहा गया सीएम की ओर से, सुनिए। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है। यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में
हम लोग आईआईटी कानपुर के भी संपर्क में हैं और आईआईटी कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हर एक क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खासतौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहां पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने बाराबंकी में लाठीचार्ज में घायल हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गौरतलब है कि बीते दिनों बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए थे, जिन्हें लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने घायलों का हालचाल लेते हुए डॉक्टरों से उनके उपचार की जानकारी ली है और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। जो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घायल छात्रों से यहां पर मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और इसी के साथ उचित उपचार देने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। केजीएमयू में एबीवीपी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में डिप्टी सीएम की ओर से भी ये बात कही गई है कि जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है। इस तरीके से लाठीचार्ज करना छात्रों पर बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बात उन्होंने खुद कबूली है और ऐसे में उनकी ओर से कहा गया है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कि इस प्रकार बर्बरतापूर्वक जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जो कि गलत है। पुलिस के पास शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के होते हुए इस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज अगर किया जाएगा तो इसकी निंदा की जाएगी और इसमें जो तमाम दोषी हैं जिनकी ओर से लाठीचार्ज किया गया है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी के साथ साथ घायल छात्रों का हाल भी उन्होंने जाना। राजधानी लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक यानी कि लगभग 1 महीने चलने वाला है। अभियान का उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पहले हेलमेट और बाद में ईंधन। सीएम योगी ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ईंधन तभी जब हेलमेट सिर पर हो। सीएम ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का साथ भी मांगा है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया है, अपील की गई है लोगों से कि हेलमेट जरूर पहने। ऐसे में उनकी ओर से ये भी साफ किया गया है कि ये दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए है कि सुरक्षा करना
खुद की वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में खुद का भी ध्यान रखें और सड़क पर तमाम जो अन्य लोग चल रहे हैं उनका ध्यान भी रखें। इसलिए हेलमेट ज़रूर पहने और बेहद ही सख्ती से इसका पालन जो है तमाम पेट्रोल स्टेशन पे किया जा रहा है। और जो लोग हेलमेट के साथ पहुंच रहे हैं फ्यूल लेने, केवल उन्हें ही फ्यूल दिया जा रहा है और जो लोग बिना हेलमेट के फ्यूल भरवाने पहुंच रहे हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब तक लाखों का जुर्माना जो है वसूला जा चुका है। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ। अमन, तो किस प्रकार ये अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है, कितनी सख्ती से पेट्रोल स्टेशनों पे फिलहाल चल रहा है, पेट्रोल पंप पर किस तरीके से फिलहाल इसका पालन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले खबरें सामने आई थी कि कहीं कहीं कोताही और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देखिए निशु, मैं राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर में पेट्रोल पंप पर हूँ, जहाँ पर तस्वीरें आप इस वक्त रूप से देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनके द्वारा कई लोगों को अपॉइंट किया गया है, जहाँ पर ये सब वही लोग हैं, पेट्रोल पंप के ही लोग हैं जिन पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर स्पष्ट करें कि जो पेट्रोल भराने के लिए लोग आ रहे हैं उन्होंने अपने सर पर हेलमेट बांध रखा है या नहीं। तो साफ तौर पर जो हेलमेट की जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके से पूर्ण कर, हम उन लोगों से भी जानेंगे भैया किस तरीके से आप लोग पालन करवा रहे हैं। और अगर जिस तरीके से बात अगर की जाए तो अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, आप लोग सुरक्षा में खड़े क्या है। अगर हेलमेट नहीं तो किस तरीके से आप लोग, हेलमेट नहीं तो आप लोग अंदर नहीं आने दे रहे। नहीं, हेलमेट होगा तो पेट्रोल पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर जितने भी यहाँ पर लोग लगे हैं वो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अगर पेट्रोल लेना है तो आपको अपने सर पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है। जिसके साथ हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी से कहूंगा आगे चले। जिस तरीके से बात करें पेट्रोल पंप संचालकों की, तो लगातार सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के जितने अभी अधिकारी हैं वो भ्रमणशील है। आज तीसरा दिन है इस नो पेट्रोल नो हेलमेट का जो अभियान का, उसके तहत लगातार जितने भी पेट्रोल पंप संचालक हैं वो सभी तौर से लगातार इस पूरे अभियान का पालन कर रहे हैं। या भाई साहब अगर कोई हेलमेट नहीं लगा कर क्या उनको सुन दे रहे? बिल्कुल नहीं भैया, बिना हेलमेट के पेट्रोल अलाउ ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, पहले से नहीं था या 1 सितंबर से जब से ये बात नहीं, जब से टेंडर उठा तब से यहाँ यही अलाउ हुआ है। यहाँ बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। लेकिन निश्चित जिस तरीके से बात की जाए, हम यहाँ पर एक पेट्रोल भराने लोग आए हुए हैं। भाई साहब, आप अगर हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, तो ये अभियान कितना सही मानता है? अरे नहीं, हेलमेट लगाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। रोड सेफ्टी को देखते हुए हेलमेट लगाना जरूरी है। देखिए साफ तौर पर निश्चित जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोग जो बिल्कुल अमन, और अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी लोगों से की थी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं उसमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसमें कई जगह देखा जाता है कि अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो क्षति कम होती, जान भी बच सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप मालिक साहब बात कर रहे थे, उनसे भी, वहां पर जो कर्मचारी, उनसे भी जरा पूछिए कि पहले दिन के मुकाबले कितना चालान अब तक वसूला गया है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग करने पहुंच रही है क्या यहाँ पर? अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस गश्त करती है, जो पहला दिन था और आज का दिन है तीसरा दिन, तो कितना चालान अभी तक लोगों का हुआ है? या जो सेल की अगर बात की जाए, सेल पे कितना डिफरेंस? सेल पर लगभग 30% का डिफरेंस आया है। उसके बाद में चालान भी प्रशासन अपने तरफ से पूरी सुरक्षा दे रही है। पुलिस लगभग दिन भर में कितने राउंड मारती है? दिन भर में कम से कम 10 राउंड मारती है। हम लोग पूरा सहयोग मिल रहा है पुलिस का, हम लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से तर्क था, जिस तरीके से अपील थी, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो सभी पेट्रोल मालिक जो संचालक हैं वो साफ तौर पर सभी जो नियम है प्रदेश के उन पर साफ तौर पर काम कर रहे हैं। और लगातार जितने अधिकारी कर्मचारी फील्ड यूनिट के हैं उनको भी लगातार तैनात किया गया है। और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि लगातार जो वहां पर जो फ्यूल भराने के लिए आ रहे हैं उनके सर पर हेलमेट होना वो अनिवार्य है। और हेलमेट की जो सेटिंग्स है उसको प्रॉपर ढंग से क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से
जो रोड पे जो रोड सेफ्टी का जो सप्ताह है, रोड सेफ्टी का जो मंथ है, वो सितंबर में हर वर्ष जो होता है, उसके लिए इस बार की सख्ती कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अमन, इसी के साथ साथ आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे में जनता का ओवरऑल फीडबैक क्या है इसको लेकर? क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में अब चालान हो रहा है, तो लोग कितने इसको लेकर सतर्क हैं? हाँ, देखिए, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से अगर बात की जाए मैम, अगर बात की जाए रोड सेफ्टी की, चलिए हम लोग आगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि रोड सेफ्टी की अगर बात की जाए, भाई साहब, हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर हेलमेट लगाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपील करी थी, तो इस बात से आप संतुष्ट हैं? हेलमेट लगाना जरूरी है, कंपल्सरी। मुख्यमंत्री जी ने अपील करी थी कि जितने चालक और परिचालक, यानी कि आगे और पीछे बैठने में दोनों व्यक्ति जरूरी है। निश्चित साफ तौर पर सभी लोग संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के आइडल हैं और साफ तौर पर सभी लोग इन सभी जो मानक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की नीतियों के लगातार सभी लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल तो शुरुआत ही है, महज तीसरा दिन ही आज, लोग कुल मिलाकर 30 तारीख तक ये चलने वाला है। लेकिन क्या आगे के लिए कोई प्लानिंग हो रही है कि आगे भी इस पूरे अभियान को जो एक्सटेंड कर दिया जाए? क्योंकि हम देखते हैं लोगों में लापरवाही है इस बात को लेकर। चालान के लिए वो लगा लेंगे हेलमेट, लेकिन एक बार फिर से कहीं लापरवाही ना शुरू हो जाए, तो क्या इस अभियान को और एक्सटेंड किया जा सकता है आने वाले समय के लिए? ऐसा कोई प्लान अब तक? देखिए निशु, जिस तरीके से बात की जाए, अभी जब जुलाई महीना का जो समाप्ति थी, तब आरटीओ का जो विभाग है उसने भी अपनी तरफ से एक सप्ताह का जो अभियान है वो शुरू किया था, जिसमें वो 4 पहिया वाहन से लेकर 2 पहिया वाहन तक सभी वाहनों को चेक कर रहे थे कि उनकी जो हेलमेट लगी हुई है उसकी स्ट्रिप बंद है, और जो सीट बेल्ट है, यानी कि 4 पहिया की जो सीट बेल्ट है, जो चालक और परिचालक की, उन दोनों की सीट बेल्ट प्रॉपर वे में लगी है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान है, कहीं ना कहीं सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और सरकार के साथ साथ जो रोड पे चलने वाले वाहन है, जो वाहन चालक है, कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी के नियमों का लगातार पालन कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पर और सख्ती से पालन कराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने आप इन सभी चीजों का पालन कर रहे हैं, जो नहीं पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल। और अब तक बताया ये भी गया है, लगभग 5 लाख का चालान अब तक वसूला गया है, और लोगों को हिदायत यही दी जा रही है कि हेलमेट जरूर पहने, तभी उनको ईंधन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, जुड़े हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की है, और इसी के साथ लोगों से भी बातचीत की। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स अपनी पत्नी का शव कार में रखकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायत में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज की जांच में सामने आया कि गलत ऑपरेशन और इलाज के चलते पीताम्बरी के गुर्दे खराब हो गए। परिजनों ने इलाज के लिए 5 बीघा खेत तक गिरवी रख दिया, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीताम्बरी की जान नहीं बचाई जा सकी। इसको हमें ऑपरेशन करवाया था बालाजी हॉस्पिटल में, रामापुर में। इस चीज का ऑपरेशन करवाया था? इसके बता रहे थे यूट्यूब में बच्चा 1.5 महीने का है, वो यूट्यूब फट चुका है बोल रहे थे। तो हमने कहा ऑपरेशन हो जाए। 15 को करवाया था। 15 को करवाया था, 16 की रात में लखनऊ भेज दिया अपने प्राइवेट अस्पताल में। तो इनकी जो क्योंकि अभी आप लोगों के सामने ही मुझे ये एप्लीकेशन मिली है थोड़ी देर पहले, तो जो अभी प्राइमा फेसी जो नज़र आ रहा है, इन्होंने खुद लिखा है कि असुरक्षित प्रेगनेंसी थी। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन था, और उसके बाद इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से ये 2 चिकित्सालय लखीमपुर में और लखनऊ में 2 चिकित्सालय, जिसमें कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, उसमें 19 अगस्त को इन्होंने। आगे बढ़ेंगे। बदायूं के उससेहत थाना क्षेत्र के गांव बाबुरिया नगला के रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक मानसिक रोग से पीड़ित था, उसका इलाज भी चल रहा था।
उसैद थाना क्षेत्र के बेहटी घाट पर शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मेरे भाई हम बाजार को लेके गए थे ना। कब? शनिवार को। अच्छा। और ये बाजार से हम सब्जी खरीदने लगे और ये वहाँ से गायब हो गए। अच्छा। फिर ढूंढते ढूंढते सीसीटीवी देखा तो पता चला इधर को गए हैं भाग के। तो फिर ये पता लगाते लगाते इनका असमय रफतपुर पे पता लगा कि चप्पलें इनकी रखी मिली। और फिर गंगा में ढूंढते रहे कई दिन तक। कई दिन ढूंढने के बाद आज 5 दिन बाद बॉडी मिली है गंगा में। खबर हमीरपुर से है, जहां अस्पताल में लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जालौन निवासी युवक की बुखार से मौत के बाद शव वाहन न मिलने पर परिजन टेम्पो से शव ले गए। मामले के सामने आने के बाद सीएमएस ने इमरजेंसी में तैनात ईएमओ, फार्मासिस्ट समेत 5 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। कचहरी परिसर में महात्मा गांधी चैम्बर के पास अचानक एक पेड़ गिर गया। इस दौरान पेड़ के नीचे कई बाइक दबकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी और दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र स्थित नगला राधे कुचैला में देर रात एक 14 वर्षीय किशोर की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। किशोर अपने घर से ट्यूबवेल की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात कारणों के चलते किसी ने गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर सैफई पीजीआई रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। आज सुबह लगभग 9 बजे सूचना मिली कि दन्नाहार में एक बच्चे गोली लगी है, उसकी डेथ हो गई है। तत्काल मैं और थाना दन्नाहार पुलिस पहुंची। नगला राधे का मामला था ये, जो किरतपुर चौकी में पड़ता है। वहाँ पे जब हम लोग गए तो उसके जो लड़का है उसका नाम है आयुष सन ऑफ राजकुमार, जो अपने जीजा के यहाँ रहने आया था। लगभग 1 साल से अपने जीजा के यहाँ था। जीजा का नाम आशीष सन ऑफ नरेश मिश्रा है, जो निवासी नगला राधे के रहने वाले हैं। और इस रात में ही गाजियाबाद पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सलमानी गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 लग्जरी कारें, अवैध हथियार और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने तमाम जानकारी साझा की। गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे। सर, आज क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, वाहन चोर गिरफ्तार किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से रेकी क्या करते थे और कौन सी ऐसी गाड़ियाँ होती थी जिनको चुराया करते थे। जो स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना लिंक रोड पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए 4 पेशेवर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर 7 4 पहिया चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी इस गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 2 4 पहिया वाहन जो कि चोरी के थे वो भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार कुल 9 वाहन विगत 2 दिवस में इस गैंग से बरामद किए जा चुके हैं। पूर्व में भी इनके पास से एक वाहन बरामद किया गया था, जिसको ये लावारिस हालत में छोड़ के फरार हो गए थे। इस प्रकार अब तक कुल 10 वाहनों को बरामद किया जा चुका है। ये सभी वाहन एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत FIR से कनेक्ट हैं। पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा ऑन डिमांड गाड़ियों की चोरी की जाती थी और जितने भी वाहन इनके पास से बरामद हुए हैं वो सभी मारुति कंपनी के होना पाए गए हैं। इनके द्वारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड तक वाहनों की सप्लाई की गई है। सर, कितने रुपयों में लगभग ये बेचे जाते थे और जो डीलर होते थे या वो व्यक्ति थे जो क्या किस तरह से खरीदते थे, किस तरह से इन लोगों तक पहुँचते थे? बेसिकली इसमें कुछ मेंबर थे जो मीडिएटर का काम करते थे। उनके पास जब भी कहीं से डिमांड आती थी किसी रिसीविंग एंड से, तो उनके द्वारा इस गैंग को चोरी के लिए बताया जाता था। तो डिमांड के हिसाब से ये गाड़ियों को चोरी करते थे और गाड़ियों की कीमत 60-70 हज़ार से लेकर 1.25 लाख रुपये तक हुआ करती थी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस इन आरोपियों तक किस तरीके से पहुंची? देखिए, ये स्टार्ट मुखबिर की सूचना के आधार पर था, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती गई और ये पूरा गैंग पकड़ा गया।
तो ये थे हमारे साथ में एटीसीपी क्राइम जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, आर्यन टीवी नेशनल। लखीमपुर खीरी के पलिया कला इलाके में शारदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सुबह शारदा का जलस्तर 155.08 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ज्यादा है। शारदा बैराज पर भी पानी का स्तर खतरे के निशान पर बना हुआ है। लगातार बढ़ते पानी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। भीरा पलिया मार्ग पर हालात बेहद गंभीर है। यहां सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। वहीं रपटा पुल पर पानी आने से कई गांव संकट में आ गए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।